Hello my dear friends, welcome to my YouTube channel कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस विद सचिन कुमार में। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 4/6/2019 की तीनों शिफ्ट के पेपर्स करा चुका हूं। आज हम करेंगे 6/6/2019 की फ़र्स्ट शिफ्ट में होने वाले पेपर को। ठीक है, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि 5/6/2019 का पेपर आपने क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ 5/6/2019 के दिन कोई भी पेपर नहीं हुआ था, इसलिए मैं 6/6/2019 की फ़र्स्ट शिफ्ट का पेपर आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें है क्वेश्चन नंबर 51 में 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0, और इसमें जो है हमसे पूछा है tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर हमें पता लगेगा कि हम जो है वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने जो अब हमारा बेसिक मेथड होता है उस पर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 51 को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, मतलब कोट के जो है कोट की फॉर्म में इसको हम तोड़ लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक की फॉर्म में हम इसको तोड़ लेंगे। 12 इसको जब हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है आप ये सब जानते होंगे। 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 12 घटा देंगे। 12 घटाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 16 और 15 क्या हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 240 भी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ लेता हूँ। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 16 कोसेक थीटा माइनस 15 कोसेक थीटा प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 कोसेक थीटा 3 कोसेक थीटा माइनस 4 माइनस हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन ले देंगे। कोसेक थीटा 3 कोसेक थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो है कोसेक थीटा की वैल्यू 2 निकलेंगी। एक निकलेगी हमारी 4/3 और दूसरी कोसेक थीटा की वैल्यू निकलेगी हमारी 5/4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इनको देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, कोसेक थीटा हमारा लाल बटे काका के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा हमारा साइन का उल्टा। तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हो जाएगा हमारा 4 और लंब हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो रूट में 7। ठीक है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारा जो है इस तरह से बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा 5, लंब हो जाएगा 4।
तो हमारा आधार हो जाएगा 3। ठीक, तो अब इसने हमसे पूछा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टेन थीटा इक्वल्स टू, टेन थीटा होगा हमारा लंब बटे आधार, तो हमारा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 3/√7 और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 4/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि शायद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा होगा, पर हमें जो है इतना भी मतलब कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन में हमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पा रही है तो हमें उसको बेसिक से करना आना ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है, इसको बेसिक से कर दिया है। ठीक, अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हमारा जो आंसर है वो है 3/√7 और 4/3। तो 3/√7 तो हमें किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर 4/3 दिखा है और 3/√7 दिखा है। तो इसने क्या करा है, हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की वजह से √7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर √7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 3/7 इंटू √7। ठीक है, और 4/3। तो हमारा इस तरह से। तो आपको जो है क्या करना है, जब आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है और आपको अगर वो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि उसमें कहीं उसने कोई मल्टीप्लाई या फिर कुछ हल्का सा स्टेप चेंज करके तो हमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें 52 ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है कि यदि 8 अंकों की संख्या ये है 207, 4x ये इस तरह से दी गई है और इसको 88 से विभाज्य है। ठीक है, ये 88 से कट जाएगा, तो हमें 4x + 3y की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, ये नंबर लिखता हूँ 20, 74, x 4 y 2। ठीक है, देखिए इसको कहा गया है कि ये हमारी जो नंबर है ये हमारा किससे डिवाइड होगा 88 से। ठीक, 88 से डिवाइड होने के लिए हमारा जो ये नंबर है ये 8 और 11 दोनों से ही अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने जो है 4/6/2019 के तीनों शिफ्ट के जो पेपर कराए हैं उनमें भी जो है इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो उससे जो है आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने मतलब हमें कैसे करना है। लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, लास्ट के 3 नंबर लेने हैं। 3 नंबर को हमें देखना है कि 8 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमारे 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले 1, तो हमारा हो जाएगा 412, 8 पंजे 40 और 12 हमारा 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर y की जगह रखता हूँ 2। ठीक, 8 पंजे 40 और फिर मेरा बचेगा 22, 22 8 से नहीं कटेगा। अब मैं रखता हूँ यहाँ पर 3, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। इसका मतलब है y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर 3 रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर y की जगह 3 रखूँगा तो हमारा जो ये नंबर है ये 8 से कट जाएगा। ठीक, तो 8 से तो हमने जो है कर लिया है चेक। अब हम क्या करते हैं 11 से चेक करना है। 11 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 0 10 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 हुआ है हमारा ये। अब हमें क्या करना है, ये दूसरा लेना पड़ेगा 3, 3 + x, 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 + x। तो हमें क्या करना है, इसमें से 10 घटाने के बाद भी हमारा एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमारा 11 से डिवाइड हो जाए। यही हमारा जो है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम कितना रख दें 12 और 9, अगर हम यहाँ पर 21 बना ले तो 21 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 11। ठीक,
तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं 12 और 9 हो जाएगा हमारा 21। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कितना रख देंगे 9। ठीक है, तो हमें पता लग चुका है कि अब हमें x की वैल्यू क्या मिली है और y की वैल्यू हमें क्या मिली है। अब हम देखते हैं कि उसने हमसे पूछा क्या है। उसने हमसे पूछा है 4x + 3y। ठीक है, ये 4x + 3y की वैल्यू पूछी है। तो 4x + 3y की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। 4x + 3y। ठीक, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ से 9, 9 चौक 36 प्लस 3y, y की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 3 तिया 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है हमारा 53। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो है इसमें हमें क्या करना है 53 क्वेश्चन। उसने कहा है कि ए और बी जो दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने मान लिया है कि ये कोई हमारी डिस्टेंस है जिसको ए इधर से तय कर रहा है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, और बी इधर से इधर की तरफ। ठीक है, और ये पी पॉइंट से चलता है ए, और जो हमारा बी है वो क्यू पॉइंट से चलता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अभी तक यही कहा गया है कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद माना कि हमने जो है ये यहाँ पर आपस में कहीं मिले, और मिलने के बाद इन्होंने जो है ये ए तो हमारा क्यू पर पहुँच जाएगा और बी हमारा पी पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ए और बी पार करने के बाद ए और बी क्रमशः गंतव्य, ए तो मैंने बताया है कि ए तो क्यू पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्यू पर, और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 घंटे। तो ए को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे लगे। और इसको बी को पी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे लगे। उम्मीद है अभी तक का क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इसको पॉइंट को मान लिया है सी। ठीक है, ये हमारा सी कोई पॉइंट है जहाँ पर ये मिले, और उसके बाद का टाइम है ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं है 6 घंटे। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि पी से क्यू तक जाने का टाइम नहीं है ये, इसका जो ए का है 6 घंटे, पी से क्यू तक का टाइम नहीं है, ये सी से क्यू तक का ही टाइम है। और जो ये 8 घंटे है ये सी से पी तक का ही टाइम है। कभी आप सोचने लगे कि क्यू से पी तक का है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसने कहा है कि यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी जो स्पीड है 16.8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो ए की गति पता करनी है हमें। देखिए, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने अगर कोई पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि v1/v2, ठीक है, इक्वल्स टू होगा हमारा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है T2/T1। ठीक है, और हो सकता है जिसने एक बार टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया होगा तो उसको जो है ये वाला फॉर्मूला ज़रूर मालूम होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, v1 हमें पता नहीं है, ठीक, v2 हमें पता है, वो कितना हमारा 16.8 इक्वल्स टू T2। ठीक है, T2 देखिए हमें जो है, जैसे ये v1 है, तो v1 हमने जो है अगर मान के चलो कि a की स्पीड को v1 मान लिया और b की स्पीड को v2 मान लिया है, तो हम क्या करेंगे, v1 के लिए टाइम हो जाएगा 6 घंटे और v2 के लिए टाइम हो जाएगा 8 घंटे। ठीक है, तो v1 के लिए टाइम कौन सा हो जाएगा, 6 घंटे, और तो T1 जो है किसको डिनोट करेगा, 6 घंटे को, और T2 किसको डिनोट करेगा, 8 घंटे को। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ऐसे मतलब डायरेक्ट ही इसका आंसर लिख देता हूँ, और आप क्या कर लेना, इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करने के बाद 19.2। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है, ये भी हमारा जो है इस तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह के हम इससे पहले वाले सेट में क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यदि 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं इस तरह से हैं, में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है, तो हमें x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो उसने क्या कहा है, प्रत्येक से x घटाया जाता है। तो मैंने क्या करा, 21 - x अपॉन में 22 - x इक्वल्स टू 60 - x अपॉन में 64 - x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा x² - 85x प्लस 1344। मैं आपको जो है डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। ठीक, आप जो है इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, प्लस 1320। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक, मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट में AB। ठीक, तो हमारा जो A है वो x की वैल्यू हमारी 8 आई है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 इंटू, अब हम यहाँ पे 8 7 56, 56 और 8 हो जाएगा 64, 64। अब हम क्या करेंगे, इनको जो है रूट से बाहर ले लेंगे। रूट से बाहर जब इसको हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 24। तो इनका जो मध्यानुपाती हो जाएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है पाइप एंड सिस्टर्न से। ठीक है, मतलब नल और हौज से। तो इसमें कहा गया है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक, मैं आपको जो है क्वेश्चन इस वजह से पढ़ता हूँ क्योंकि इस बुक में हो सकता है कि शायद आपको जो है ठीक से ना दिखाई देता हो, तो आप क्वेश्चन को मेरी आवाज़ सुन करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर के मॉडल सेट नहीं है, ये उस प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, एसएससी ने जो हमें एग्ज़ाम दिया था, ये वही हैं बिल्कुल सेम। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि एसएससी हमें किस तरह के एग्ज़ाम देती है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है कि पाइप ए 1 घंटे में और बी कितने में, 2 घंटे में। ठीक है, देखिए मैंने जो ये प्लस का निशान लगाया है, इस प्लस के निशान का मतलब है कि ये भर रहे हैं। ठीक, और उसने कहा है, उसके बाद उसने कहा है कि जबकि पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब हो जाएगा हमारा 1 घंटा तो है 5/4, मतलब इसको हम कहेंगे 1.25 घंटे। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट का मतलब है 1.25 घंटे। तो आप जो है सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे लेंगे, तो इसमें भी एक हल्का सा लॉजिक है कि हम क्या करेंगे, 5 और 2 मतलब 10 ही एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमारा 4 कहाँ गया, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। 1 से इसको डिवाइड करा तो 10, 2 से इसको डिवाइड करा 5, और 5 से इसको डिवाइड करा तो 2। तो हमें इसको जो है, ये जो 4 हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एडजस्ट करने के लिए। तो हमारा ये सब जो है एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इनकी जो है एफिशिएंसी या फिर क्षमता पता लग चुकी है कि कौन सा पाइप कितना पार्ट भर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बाद उसने क्या कहा है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, ए और सी को 9 बजे एक साथ चालू किया जाता है। ठीक है, ए और सी, ए हमारा कितना पार्ट भर रहा है 1 घंटे में। ठीक,
1 घंटे में भर रहा है वो 10 पार्ट, और सी कितना खाली कर रहा है 8 पार्ट। तो इसका मतलब है अगर 9 बजे चलाया जाए और 2 घंटे तक चलाया जाए तो 2 घंटे में कितना 11 बज जाएंगे। ठीक है, 11 बजे तक 1 घंटे में 2 पार्ट भरे जाएंगे तो 2 घंटे में कितने 4 पार्ट। ठीक है, मतलब 4 हिस्से भर जाएंगे 11 बजे तक। अब उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में थोड़ा और कुछ कहा है इसने, एक साथ चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया है, ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। अब हमने क्या करा है, ये जो ए नल था हमारा, इसको तो हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया है, और अब हमने क्या कर दिया है, बी को चालू कर दिया है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 8 पार्ट तो खाली कर रहा है और ये कितना पार्ट भर रहा है, हमारा जो है 5 पार्ट भर रहा है। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि अब जो है ये धीरे धीरे जो हमारे 4 पार्ट भरे गए थे 11 बजे तक, वो धीरे धीरे खाली होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब वही ये पूछा गया है कि ये हमारा जो है जितना भी पार्ट भरा गया है, क्वेश्चन को देख लीजिए, तो उसने पूछा है टैंक कब खाली होगा। ठीक है, 11 बजे तक हमारे उसमें जो है 4 पार्ट आ चुके थे, अब खाली कब तक होगा। खाली का पता करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये कितना भरा जा रहा है 5 पार्ट, खाली कितना हुआ है, सॉरी 5 पार्ट नहीं, हाँ 5 पार्ट भरा जा रहा है बी के द्वारा और 8 पार्ट खाली किया जा रहा है सी के द्वारा। तो हमारा जो खाली होगा वो होगा 3 पार्ट। तो हम टोटल जो हमारे पार्ट होंगे और जो हमारा खाली करने की यूनिट है उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 एकम 3 और 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से इंटू कर देंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको इंटू कर दिया। तो हमारा 11 तो पहले ही बज चुके थे, उसके बाद हमें 1 घंटे 20 मिनट का और टाइम लगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 11 से 1 घंटे 20 मिनट का टाइम अगर जोड़ा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 घंटे होगा तो फिर 12 बज जाएंगे। 12 बजे के बाद 20 मिनट और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:20। तो 12:20 पर हमारा पूरा जो हौज है, ठीक है, या फिर टैंक है, वो हमारा पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। ठीक, 56 जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने जो इससे पहले वाली शिफ्ट के जो पेपर करे हैं उनमें हमारे इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा इसमें क्या दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले 3 सेट में कर चुके हैं और बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। तो आप इससे एक आइडिया और लगा सकते हैं कि हमारे जो है एक शिफ्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उस तरह के ही क्वेश्चन हमारे अगली शिफ्टों में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी का, तो उससे पहले वाली शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर एनालिसिस कर लें उनका, ताकि हमें अगले जो आने वाली शिफ्टों में उनका फ़ायदा मिले। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 को मैं करा रहा हूँ। तो इसमें हमें दिया गया है 8x³ - 27y³ डिवाइड बाई 2x + 2x - 3y इक्वल्स टू, ये इस तरह से दिया गया है। तो अब आपको शायद अंदाज़ा लग चुका होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 8x को हम 2x³ बनाएंगे और 27y³ को हम 3y³ बनाएंगे। तो हम जानते हैं जब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हमारे आपस में कट भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2x जो हमारा है 2x, तो इसका ही मैं 2x - 3y इसको ही मैं पूरा इसको एक्सपेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है, इस तरह से हमारा फॉर्मूला खुलेगा। तो जब हम क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4x²। तो x² की तुलना x² वाले से करेंगे तो हमारी a की वैल्यू जो आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, a² प्लस b²
ठीक है। तो 3y² का जो अगर हम 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9y²। y² वाले की तुलना जो है हम y² से करेंगे तो हमारा कितना c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9। ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है b। तो हम क्या करेंगे लास्ट में हमें क्या करना पड़ेगा प्लस ab। तो हम जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 तो हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्या कर रखा है इसको पूरा ही सॉल्व करके बताया हुआ है कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब जो हमें जो है उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है पूरी सॉल्व करने की, तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उसने हमसे पूछा है कि 2a + b माइनस c का मान कितना होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 2a करने के लिए तो 2 चौक 8। ठीक है। 2a हो चुका है प्लस b कितना है हमारा 6 माइनस c कितना है हमारा 9। 8 और 6 14, 14 में से 9 गए तो 9 और 5 14, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। अगर आप चाहें तो पेपर में इसको कैसे कर सकते हैं, आप इनको ऐसे दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ये क्वेश्चन जो था 56 इतना टफ नहीं था, हम इसको पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में उसने हमसे क्या कहा है क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ ताकि अगर आपको एक बार नहीं दिख रहा हो तो आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन है क्या। इसने कहा है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बना है। मतलब कहने का ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है। मैंने ट्रायंगल बना दिया है ABC। ठीक है। उसमें कहा है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त है। तो ये हमारा ट्रायंगल है और उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, एक सर्कल बना रखा है। ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या कहा है, AB, BC और AC को क्रमशः PQR बिंदुओं पर वो टच कर रहा है। ठीक है। तो AB को P पर, BC को Q पर और AC को R बिंदु पर टच कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। अब उसने कहा है स्पर्श करता है यदि AR की लंबाई कितनी है 5, A से R तक की लंबाई कितनी है 5। ठीक है। और RC की लंबाई कितनी है 6। ठीक। उसके बाद उसने कहा है AB कितना है 12। टोटल AB देख अब मैं आपको जो है इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको एक रूल बताया था। उसमें क्या था, अगर कोई हमारा एक सर्कल है और उसके बाहर कोई एक पॉइंट है बिंदु P। ठीक है। अगर हम इस बिंदु P से इस सर्कल पर 2 स्पर्श रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होंगी वो बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि AP बराबर हो जाएगा QP के। ठीक है। अगर मैं इस तरह से लूँ कोई भी मैं इसको कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ मैं, तो चलो इसको मैं B ले लूँ। ठीक है। तो AP बराबर होगा BP के। ठीक। तो इसी तरह से देखिए अब जो है अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो कि ये एक हमारा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर AR एक हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, तो AP भी हमारी क्या है दूसरी भी, ये भी स्पर्श रेखा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारी AP की जो लंबाई होगी वो भी 5 हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर RC की लंबाई कितनी है 6 है, तो इसी तरह हमारी QC की लंबाई भी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक। B से P तक की लंबाई हमें नहीं पता है और ना ही B से Q तक की पता है, पर इसने हमें एक लॉजिक दे रखा है जिससे हम पता कर सकते हैं। A से B की लंबाई उसने टोटल हमें कितनी दी है 12। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी है 12 और B से A तक की लंबाई कितनी है 5, तो इसका मतलब बाकी लंबाई कितनी हो जाएगी 7। तो जब ये B से P तक की लंबाई 7 है तो B से Q तक की लंबाई भी हमारी कितनी हो जाएगी 7। तो उसने हमसे पूछा है कि इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप पता करने के लिए हम A से B तक की लंबाई, B से C तक की लंबाई और C से A तक की लंबाइयों को हम आपस में जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमारा जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान
बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। ठीक, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। ठीक, देखिए अब हम जो है इस क्वेश्चन में देखते हैं कि उसको क्या हो रहा था, 8% का लॉस हो रहा था। उसने क्या करा, उसको 92.50 रुपये अधिक बढ़ा दिया। तो इन रुपए की वजह से क्या हुआ कि एक तो 8% का ये लॉस ख़त्म हो गया और साथ ही साथ में 10.5% का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक, तो हमें पता लग चुका है कि इन 92.50 रुपये की वजह से हमें क्या हुआ है। तो हमें टोटल जो है कितना, 10 और 8 18, 18.5। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 58। ठीक, तो 18.5% की वजह से हमें क्या हुआ है, 92.5 रुपये। ठीक है, क्योंकि इन 92.5 रुपये की वजह से ही हमें 98.5% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इसने 8% तो लॉस कवर करा और प्लस 10.5% का प्रॉफिट भी दिया। तो हम कह सकते हैं कि 18.5% इक्वल्स टू होगा 92.5 के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम आपस में अब डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा 5 बार चला जाएगा। उसने हमसे पूछा है कि 12% के प्रॉफिट पर बेचने पर, देखिए ये पूछा है उसने कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उसका सीपी कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अगर मैं यहाँ पर 100 के बराबर निकाल दूँ तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 500। ठीक, पर उसने पूछा है हमसे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो भी कौन सा, 12% के लाभ पर बेचा जाए तो हम क्या करेंगे, 112 इधर और 112 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो 12 पंजे 60, तो 560 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर हम उसको 560 रुपये में बेचते हैं तो हमें क्या होगा, 12% का लाभ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 की तरफ। जो हमारा क्वेश्चन है, अब हमारे आ चुके हैं चार्ट वाले क्वेश्चन, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन। ठीक, तो डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 59 क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है 5 वर्षों में टाइप डी का औसत उत्पादन 2018 में टाइप ई कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 59 क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ेगा, 2018 में जो टाइप डी की कारें हैं उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 2018 में ये 2018 है और 2018 में टाइप डी की कारें हैं ये। ठीक है, तो मैं आपको जो है दिखा चुका हूँ। अब हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। ठीक, टाइप डी की जो कारें हैं उनका जब हम एवरेज निकालेंगे तो इन सभी को ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 285। 85 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, अगर आपको चार्ट मतलब ये हमारी जो डेटा देखना है तो आप वीडियो थोड़ा पीछे कर लेना। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2018 में टाइप ई प्रकार के जो टाइप ई है, ई कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2018 में जाना पड़ेगा और टाइप ई देखना पड़ेगा। 2018 में टाइप ई कितना है, 70। ठीक है, तो 57 जो है, मतलब 57 70 से कितना प्रतिशत है, वो है हमारा 70 से कितना कम है, 13। हमको क्या करना है, इसको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, 70 से 13 कम है, इसको हमें परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.6%। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा, जैसे 0 से 0 कट गया, आ जाएगा 130/7।
तो हम क्या करेंगे, 130 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। हम अब 18 को देखते हुए ही हम ऑप्शन लगा लेंगे, हम इसको आगे सॉल्व नहीं भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है, देखिए इसमें सभी 5 वर्षों में टाइप बी की कारों का कुल उत्पादन। ठीक है, 5 वर्षों में बी कारों का कुल उत्पादन। ठीक है, 5 वर्षों में देखिए बी कारें कौन कौन से, ये 54, 45 इस तरह से ये। ठीक है, 5 वर्ष कौन कौन से, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, और बी की ये हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसने क्वेश्चन नंबर हमारे 60 में कहा है कि सभी 5 वर्षों में टाइप बी कारों का कुल उत्पादन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, जब हम इनको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ अब 60 की। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इनों को ऐड करेंगे बी वालों को सभी को, तो हमारा आ जाएगा 236। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा है, 17 में देखिए 2017 में टाइप ए, बी और डी कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत है। तो अब हमें क्या करना है, ए बी डी, 17 में ए बी डी देखते हैं हम। 17 में ए बी डी कौन कौन सा, 17 में है ए कितना है 43, बी कितना है 50 और डी कितना है 67। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 17 में जब हम इनको ए बी डी को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस डी को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। ठीक है, ए बी डी को ऐड करने के बाद अब उसने क्या उसने पूछा है, तो डी कारों के कुल उत्पादन से कितना अधिक रहा। ठीक है, इनके ए बी डी इन तीनों की कारों का जो कुल उत्पादन था उनसे जो है बी का उत्पादन कितना अधिक रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 236 में से 160 घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा 76। तो इसका मतलब ये हुआ कि 160 से कितना अधिक रहा, 76 अधिक रहा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में जब हम इसको निकाल देंगे तो काट पीट के कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 47.5। ठीक है, 47.5% आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि 2015 में टाइप सी और 2017 में टाइप डी कारों के कुल उत्पादन का 2016 में टाइप बी कारों और 2017 में टाइप ई कारों के कुल उत्पादन से क्या अनुपात होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बड़ा ही आसान होगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, केवल और केवल ऐड ही करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको जो है इसमें बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, देखिए इसने जो हमसे कहा है, सबसे पहले एक सेट में 15 में सी और 17 में डी। 15 में सी कितना है, सी प्लस डी। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख दें तो 15 में सी, 17 में डी कारों के कुल उत्पादन का, 16 में बी और 17 में ए इनों का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इनको अब हमें क्या करना है, इनको चार्ट से देखना है। चार्ट से देखने के बाद हमें इनको लिख लेना है। तो सी कितना है 53। ठीक है, और डी कितना है 67। ठीक, और बी कितना है 47 और हमारा जो ए कितना है 43। ठीक है, देखिए ये मैंने इधर यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा 90। अब इनों का ही इसने क्या पूछा है, इनों का ही हमें रेशो बताना है। तो 30 या 90 और 30 चौका 120, तो 4:3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मैं दरअसल क्या कर रहा हूँ, मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो इस वजह से, और जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है वो ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती है, तो इस वजह से थोड़ा
बुक को अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हो सकता है आपको भी थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप जो है थोड़ा कंटेंट पे ध्यान देना, मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, यदि 2018 में कारों के उत्पादन से संबंधित डाटा को वृत्त आरेख मतलब पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो टाइप सी द्वारा कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यीय खंड का कोण मतलब सेंटर पर जो कोण बनता है वो कितना होगा, ठीक है ना। त्रिज्यीय खंड मतलब सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी हम जो है पिछले 3-4 सेट से करते हुए आ रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आइए हम करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कैसे होगा, ठीक है। 2018 में कारों के उत्पादन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2018 में जाना पड़ेगा, ठीक। 2018 में जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनका उत्पादन देखना पड़ेगा। तो कितना है, 38, 40, 54, 68, 70, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ऐड कर देता हूँ मैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो मैंने क्या करा, इन सभी को ऐड कर दिया है और इन सभी को ऐड करने के बाद में मेरा आ गया है 270। तो 270 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 360 डिग्री के, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, 9 × 27, 9 × 36। उसने हमसे क्या पूछा है मैं बता देता हूँ। तो 2018 में वृत्त आरेख पाई चार्ट को टाइप सी, तो मैं क्या करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2018 में सी कितना है, 54, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि 2018 में सी का कितना बन रहा है, 54, ठीक। तो अब मुझे क्या करना है, जो ये हमारा 3 है इसको क्या बनाना है, 54 बनाना है। तो मैं क्या कर दूँ, दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई, 18 × 54, 18 × 72। तो हमारा जो है 2018 में सी द्वारा, अगर हम इसको पाई चार्ट में दिखाएंगे तो सी द्वारा सेंटर पे 72 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 63 है वो है हमारा अलजेब्रा से, ठीक है। मैं चैप्टर का नाम इस वजह से बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस चैप्टर से हमारा कितना क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें हमें x + x की वैल्यू दी गई है ये, और y की वैल्यू दी गई है ये, ठीक। इसमें हमसे पूछा है x⁴ + y⁴ - 2x² y², ठीक है। इसको रूट में पूछा है। तो हम जो है अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला किसका बन रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है x² - y² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। 63 में इससे क्या करेंगे, हम रूट कैंसिल कर देंगे। तो x² - y² को हम कैसे कर सकते हैं, तो x + y और इंटू x - y, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो देखिए अब ज़रा हम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो जब हम x + y करेंगे तो हमारा 1/a और 1/a ये आपस में कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2a, ठीक है। तो हमारी जो x + y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2a, ठीक। अब हम अगर क्या करते हैं, x - y माइनस करते हैं तो माइनस का a और ये हो जाएगा प्लस का 1/a। तो हमारा इस बार क्या कट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 2/a, ठीक है। 2/a आएगा, इससे इसको काट देंगे हम, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 4, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कई एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग तरह से इसको जो है थोड़ा चेंज कर दिया गया है, और ये क्वेश्चन हमारा अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ।